कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं मैंने इसको बनाया है कुछ इस तरीके से, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा समय की जरूरत नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस हुआ था, आप लोग जानते होंगे। फिर बिस्मार्क किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो ये है लौ और रक्त नीति, यानी कि लौ और रक्त नीति की वजह से वह सफलता पाई। फिर उसके बाद नेपोलियन का संबंध किस देश? तो नेपोलियन आप लोग जानते होंगे फ्रांस है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इटली एकीकरण के किसके नेतृत्व में हुआ? तो इटली के मैजनी, गैरिबाल्टी, काबूल, तो ये तीनों के संबंध में हुआ, इसलिए ये सभी हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। फिर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किस चीज़ की थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क थी। अरे यही पूछ देगा जी, मतलब प्रथम मतलब सम्राट किसे घोषित किया? तो प्रथम विलियम को घोषित सम्राट घोषित किया गया था, ये आप लोग ध्यान देना। फिर गैरिबाल्डी संबंधित था, तो गैरिबाल्डी इसमें से किसमें संबंधित था? तो इसमें से गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण में। फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1789 में। फिर यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था यहाँ पर? तो आपको मैजनी हो जाएगा इसलिए। फिर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। फिर पूर्ण जागरण युग का अभ्युदय किस देश हुआ? तो ये इटली से हुआ। फिर जर्मनी के किस वर्ष का स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो 1871 में जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। फिर 22वां क्वेश्चन है, पूना पाक किन नेताओं के बीच हुआ? तो जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था, दो नेताओं के बीच हुआ था। ये भी पूछ सकता है, पूना पैक्ट के बारे में क्या मतलब कहा गया था? तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, एक बार आप लोग देख लेंगे तो किताब में। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएसए, तो यूएसए न्यूयॉर्क में पड़ता है, मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है, तो इसलिए न्यूयॉर्क हो जाएगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से, और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो 1939 से होगा। फिर चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित, यानी कि पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में मतलब स्टार्ट किया गया था। फिर बेल्जियम का सामुदायिक सरकार में से विधान सत्ता में साझेदारी, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में हुआ था। फिर निम्नलिखित में किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्रभावित दी जाती है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हर तरह की तानाशाही पर प्रभावित दी जाती है। फिर असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग जानते हो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। राजनीति एक्ट भी कुछ लोग कहते हैं, पर इसमें से आप लोग कमेंट करके बताना कौन सही है, असहयोग आंदोलन खिलाफत होगा या राजनीति एक्ट होगा। फिर चोरी चोरी कांड का किस वर्ष हुआ? चोरी कांड 1922 में हुआ था। अगर पूछ जगह किस जगह हुआ था, चोरी चोरी कांड गोरखपुर में हुआ था। फिर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ महामंदी का प्रारंभ। अरे यही पूछ सकता है, महामंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ था? तो अमेरिका को हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी विकसित था। फिर नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? लोकतंत्र की स्थापना 2000 में हुई। इससे पहले यह राजतंत्र था, यानी कि राजा के द्वारा था। फिर विश्व व्यापार संगठन कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में। फिर विश्व व्यापार का संगठन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। फिर सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके शुरुआत है? विकसित देश, यानी कि जो सफल होंगे वही विश्व व्यापार संगठन करेंगे ना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1986 में हुआ था। 1984-85 बट 1986 में हुआ था। फिर करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। पंजाब भूमि निम्नीकरण में मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई, यानी कि वहाँ अधिक सिंचाई की वजह से चार भूमि निम्नीकरण है। फिर कपास की खेती के लिए कौन सी? कपास खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो आप लोग जानेंगे चना, जो काला चना बोलते हैं, वह रबी फसल है। यहाँ पर चना पूछेगा तो आप लोग जान जाएंगे रबी फसल है। फिर निम्नलिखित में कौन से रेशेदार फसल है? तो जूट। जूट में आप लोग देखेंगे कि जूट एक रेशेदार फसल है, इसलिए जूट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर झारखंड की स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक। अभ्रक जानते होंगे, वो झारखंड के कोडरमा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा है? तो ये आप लोग जानते हो, कोयला। फिर यहाँ पर अगर पूछ देगा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी हो जाएगा। फिर निम्न में से दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। ये सब गुजरात में पड़ते हैं, इसलिए हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ये सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क काफ़ी सस्ता परिवहन होता है, इसलिए सड़क परिवहन काफ़ी है। उसके बाद 45वां जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। फिर संविधान के उल्लेखित 3 सूचियों में निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष। निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का मानव विकास द्वार 16 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान था? श्रीलंका का। निम्न में किस देश का राज्य प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की काफ़ी सर्वाधिक है। फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है, तो उद्यमों में स्वामित्व। फिर उसके बाद
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कहते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएंगे। फिर चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ये लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। फिर है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड, हम लोग जानते होंगे उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट भी है टिहरी, तो इसलिए भी हो जाएगा। फिर है निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय। फिर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि अथवा वस्तु का अधिकारक प्रक्रिया का उत्पादन कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाता है। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, चट्टाने, चट्टाने में जीव नहीं होता इसीलिए अजैविक हो जाएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट आपको 1973 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि टाइगर मतलब 53 में सब लिप्त हो चुके थे, इसीलिए 1973 में इसको टाइगर प्रबंधन के नाम से एक आंदोलन हुआ। फिर इनमें से कौन सी फसल फलीदार है, तो यहाँ पर डाले फलीदार फसल, फल निकलते हैं। निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं है, तो उर्वरक, उर्वरक भारत में निर्यात नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर आदमी लोग, तो इसमें निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि जिसकी सरकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। ये सैन्य शासन सैन्य बल पर आधारित होता है, दमनकारी होती है, निरंकुशवाद कहलाता है। जर्मनी की क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो जर्मनी की क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटोमान विश्व का था। विलियम प्रथम को सम्राट का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। फिर फ्रांस की क्रांति दो परिणाम लिखी, फ्रांस की दो क्रांति के परिणाम निम्नलिखित है। फ्रांस से निरंकुशवाद राजतंत्र का अंत हो गया, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश के समान कानून संहिता को लागू किया गया। फिर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 नेताओं के नाम लिखिए, तो मैजनी, गैरिबाल्डी, काबूर, ये 3 नेता बहुविकल्पी में भेद था, इसमें भी आ सकता है। फिर यहाँ पर है रालेट एक्ट, तो रालेट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, ये आप लोग ध्यान देना। तो रालेट एक्ट में मतलब विरोध किया गया, परिणाम क्या हुआ, इसे पूछेगा। तो रालेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगर जालियांवाला हत्याकांड का मतलब कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर है विरोध, तो विरोध कैसा हुआ था, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, कोई शहरों में दुकानदारों बंद कराने अपना विरोध जताया। फिर उसके बाद सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में क्या होता है, सत्याग्रह का विचार का मूल आधार सत्य को शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, यानी कि सत्य के आधार पर अगर चलते तो आप जरूर सफल होंगे। तो ये आज का था। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कर, चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए। तो अब मैं आप लोग को 7 मिनट में पूरी बुक की वीडियो दिखा दूँ, तब तक के लिए जय हिंद।